आज की कहानी है एक 3 साल के बच्चे की, जिसकी सौतेली माँ उसे बिना गलती किए हुए सज़ा देती है और उसी सज़ा की वजह से उसकी जान चली जाती है। फिर उस बच्चे की जान चले जाने के बाद उसी पश्चाताप में सौतेली माँ की भी जान चली जाती है। कहानी का टाइटल है हे पुत्र तू सच्चा था। इसे लिखा है राकेश चक्र ने। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कई 100 वर्ष पुरानी बात है। गढ़वाल के एक छोटी नदी के किनारे घाटी में बसा एक छोटा सा गांव कफाली था। कफाली के आसपास दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत थे। वहाँ की भूमि अच्छी उपजाऊ थी। सभी ग्रामवासी खेती करने वाले थे। खेतों में धान, तिलहन, मक्का, गेहूँ तथा सब्जियों की पैदावार अच्छी होती थी। सभी किसान पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा बैल आदि पालते थे। पशुओं से दूध, ऊन और मृत पशुओं से उन्हें चमड़ा मिलता था। बैलों से खेती की जुताई हो जाती थी। गांव के सभी 15-20 परिवार मिलजुल कर रहते थे। शायद ही कभी गांव में झगड़ा फसाद हुआ हो। इस गांव में बैसाखी का परिवार रहता था। परिवार में बैसाखी के अतिरिक्त उसकी पत्नी और एक पुत्र कर्मा था। कर्मा अभी 3 ही वर्ष का था कि उसकी माँ तेज बुखार से पीड़ित हो चल बसी। बेचारा कर्मा बिना माँ के ही रह गया। कर्मा को अपनी माँ की याद आती तो वह अपने पिता से तोतली भाषा में पूछता, माँ कहाँ गई हैं? पिताजी मुझे बताओ ना। बेटा तुम्हारी माँ स्वर्ग गई हैं। वह हम दोनों के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर लौटेंगे। यह कहते हुए बैसाखी अपने बच्चे की जिज्ञासा शांत करता। गांव वाले तथा सगे संबंधी बैसाखी को सलाह देते कि वह दूसरा विवाह कर ले, लेकिन वह इसके लिए कभी सहमत न होता, क्योंकि वह डरता था कि दूसरी पत्नी कहीं कर्मा के साथ सौतेला व्यवहार न करे। कर्मा उसकी आंखों का तारा था। वह खेत पर जाता तो कर्मा साथ होता। कर्मा खेत की मेड़ पर बैठ जाता, पिता को काम करता निहारता रहता। वह आसपास पड़े कंकर, पत्थर या मिट्टी के ढेलों से खेलता रहता, लेकिन उसके नेत्र माँ को तलाशना न भूलते। कभी कभी कर्मा खेत पर भी पिता से वही प्रश्न करता, माँ कब लौटेंगी? क्या वह हमसे रूठ गई हैं? उत्तर में बैसाखी उसे अपनी छाती से लगा लेता है। कर्मा अब 5 वर्ष का हो गया था। वह अपनी समझ और शक्ति के अनुरूप काम में अपने पिता का थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगा था। पिता पुत्र दोपहर का खाना खेत पर लाते तथा साथ साथ बैठकर खाते। एक दिन की बात है, रोज की तरह कर्मा अपने पिता के साथ खेत पर आया था। उसके पिता खेत में काम करने में व्यस्त थे। वह भी ढेलों को अपने नन्हे हाथों से इधर उधर करता रहा, लेकिन आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे माँ की याद सता रही थी। ऐसे में गुमसुम सा वह अपने पिता से बिना कुछ कहे ही घूमता घामता कुछ दूर निकल गया। उसने देखा कि एक महिला लकड़ी के एक लंबे हथौड़े से खेत में बिखरे बड़े बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़ रही है। कर्मा उत्सुकतावश उसी ओर बढ़ता चला गया तथा खेत की मेड़ पर बैठकर उसे देखता रहा। उस महिला की नज़र भी कर्मा पर पड़ी। वह कर्मा के पास आई और अपना पसीना पोंछते हुए पूछने लगी, बेटा तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है? कर्मा ने अपनी बाल बुद्धि के अनुसार अपना परिचय उसे दे दिया। वह कर्मा के पास बैठ गई और उसे दुलारने लगी। कर्मा को आज काफ़ी समय बाद माँ जैसा स्पर्श मिला था। वह भी हर्ष विभोर हो उठा। उस महिला ने थोड़ी देर बाद अपने हाथ पैर धोए तथा साथ लाई भोजन की पोटली खोली और कर्मा को अपने साथ बैठाकर खिलाने लगी। आज कर्मा को रोटी खाने में बड़ा आनंद आ रहा था। खाना खिलाते हुए उस महिला ने कर्मा से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ हैं?
मेरी माँ स्वर्ग गई हैं, वह मेरे लिए खूब सारी चीज़ें लेकर आएंगी, कर्मा ने भोलेपन से उत्तर दिया। बिन माँ के बच्चे के मुंह से ऐसी बाल सुलभ बातें सुनकर उस महिला की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। उधर बैसाखी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्मा को आता देख पिता ने पूछा, बेटा आज कहाँ चले गए थे? पिताजी, मैं पास के ही खेतों में घूमने चला गया था। वहाँ मैंने एक महिला देखी जो बिल्कुल माँ जैसी थी। उसने मुझे बहुत प्यार से रोटी भी खिलाई, कर्मा ने पिता को बताया। बैसाखी के मन में उस महिला से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह अपने काम में मग्न हो गया। शाम को दोनों पिता पुत्र खेत से घर लौटे। बैसाखी ने नित्य की भांति सायंकाल का भोजन बनाया। दोनों ने बड़े आनंद से भोजन किया, पशुओं को चारा दिया और फिर पिता पुत्र एक साथ ही लकड़ी के तख्त पर सो गए। दूसरे दिन भी दोपहर ढलने के बाद कर्मा कल वाली महिला के खेतों की ओर चला गया। वह महिला कर्मा की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। कर्मा को देखते ही उस महिला ने उसे गोद में उठाकर प्यार से चूमा। कर्मा ने महिला से पूछा, माँ आपका नाम क्या है? सुंदरी, बड़े प्यार से उस महिला ने उत्तर दिया। सुंदरी आज कर्मा के लिए तिल के लड्डू बनाकर लाई थी। कर्मा ने बड़े ही प्यार से लड्डू खाए। शायद वह अपने जीवन में पहली बार लड्डू खा रहा था। सुंदरी को तिल और तिल की बनी वस्तुएं बहुत ही प्रिय थी। अपने खेतों में भी वह तिलों को पैदावार करती थी। अभी 1 माह पहले ही सुंदरी की माँ की मृत्यु हुई थी। पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, लेकिन इन परिस्थितियों से सुंदरी निराश नहीं थी। आज भी सुंदरी कर्मा से 2-3 घंटे बतियाती रही। उसे कर्मा का साथ अपार सुख की अनुभूति दे रहा था। कुछ देर सुंदरी के साथ बिताकर कर्मा पिता के पास अपने खेत में लौट आया। समय के पंख अपनी उड़ान भरते रहे। एक दिन कर्मा अपने पिता को सुंदरी से मिलवाने ले गया। सुंदरी ने एक नज़र में ही बैसाखी को आंखों में एक एक शब्द पढ़ लिया था। कुछ दिन बाद गांव के पुरोहित की मौजूदगी में सुंदरी और बैसाखी विवाह बंधन में बंध गए। सुंदरी अब नए घर में आ गई थी। घर के तीनों प्राणियों को मानो नया जीवन मिल गया था। कर्मा तो अपनी नई माँ के साथ साथ उसकी छाया की तरह घूमता रहता। अब की बार खेतों में तिल की पैदावार अच्छी हुई थी। तिल की पैदावार अच्छी हुई थी। पूरे 8 पाथे अर्थात 32 सेर। मौसम खराब हो जाने के कारण सुंदरी ने तिलों को बिना सुखाए ही रिंगाले एक तरह का बांस से बने बड़े बर्तन में भरकर रख दिया था। सुंदरी को तिलों से बड़ा मोह था। उसने एक पाथे तिल निकालकर कुछ खाने के लिए रखे तथा कुछ के लड्डू बना दिए। 15-20 दिन बाद सुंदरी को लगा कि तिलों को धूप लगाना जरूरी है। आज मौसम एकदम साफ है, सुहावना था। सुंदरी का पति काम से दूसरे गांव गया हुआ था। घर पर सुंदरी और कर्मा ही थे। सुंदरी ने सुखाने के लिए तिलों को रिंगाले के पात्र से निकाला तथा पाथे 4 सेर वाला पात्र से वजन किया तो पूरे 7 पाथे तिल थे। उसने तिलों को आंगन में सुखाने डाल दिया। रखवाली के लिए तिलों के पास कर्मा को एक छड़ी लेकर बैठा दिया। सुंदरी ने कर्मा को हिदायत दी कि वह तिलों को चिड़ियों और पशुओं से बचाए। कर्मा को हिदायत दे सुंदरी खेतों पर काम करने चली गई। शाम को खेतों से लौटने पर उसने तिलों को पाथे से नापकर रिंगाले के पात्र में भरना शुरू किया। उसने देखा कि तिल कुछ कम हैं। उसने कर्मा से पूछा, ये तिल कम क्यों हैं?
क्या तुमने इनकी ठीक से रखवाली नहीं की? लगता है कोई जानवर या पक्षी इन्हें खा गया है। नहीं माँ, मैं तो सारा दिन तिलों को देखता रहा, इन्हें खाने कोई भी जानवर या पक्षी नहीं आया। कर्मा ने भोलेपन से उत्तर दिया। फिर तो ऐसा लग रहा था कि तुम्ही ने खा लिया होगा। माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने एक दाना भी नहीं खाया, कर्मा ने कहा। सुंदरी को कर्मा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कर्मा को डांटा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तिल तुमने ही खाए हैं। कर्मा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, माँ तुम झूठी हो। सुंदरी का क्रोध यह सुनकर भड़क गया। उसने कर्मा को 2 थप्पड़ लगाए और उसे कमरे में बंद कर दिया। 1 घंटे बाद जब सुंदरी का गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि कर्मा को बाहर निकालूं, वह तो मेरा लाडला है, उसे समझाऊं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कर्मा पर हाथ उठाने का उसे पश्चाताप हो रहा था, लेकिन फिर वह सोचने लगी कि आज तो इसने थोड़े से तिलों के लिए झूठ बोला, बड़ा होने पर किसी बड़ी बात के लिए झूठ बोलेगा, इसलिए इसे अभी कुछ देर और बंद रहने दूं। ऐसे में 3-4 घंटे बीत गए। रात का अंधेरा छाने लगा था। थोड़ी देर बाद बैसाखी थका सा घर पहुंचा। उसने सुंदरी से पूछा, कर्मा कहाँ है? मैं आज उसके लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। सुंदरी ने क्रोध करते हुए कहा, आज तुम्हारे लाडले को मैंने कमरे में बंद रखा है, बहुत झूठ और शैतान हो गया है वह। इतना सुनते ही बैसाखी कमरे की ओर दौड़ा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसके होश ही उड़ गए। कर्मा बेहोश पड़ा था। कर्मा को गोदी में उठाकर वह कमरे से बाहर लाया। सुंदरी दौड़ी दौड़ी पानी का लोटा भर लाई। दोनों ने कर्मा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कर्मा को होश नहीं आया। वह तो इस दुनिया से विदा हो चुका था। अत्यंत दुख और उत्तेजना में बैसाखी के मुंह से निकला, हाय राम, मेरे लाल को यह डायन खा गई। सुंदरी की आंखें कई दिन तक भीगती रही। वह अपने को माफ़ नहीं कर पा रही थी। बैसाखी ने सुंदरी से बोलना बंद कर दिया था। दोनों ही गुमसुम रहते। सुंदरी को बार बार कर्मा की याद सताती। उसकी विचार श्रृंखला में कई चित्र उभरते। कितना प्यारा था वह, भोला भाला सा। मेरे 2 थप्पड़ों ने ही उसे मार डाला। मैंने उस भोले भाले बच्चे को क्यों कमरे में बंद किया? क्या ईश्वर मुझे क्षमा करेगा? लेकिन आज तक मैं यह नहीं समझ पाई कि वह क्यों अंत तक यही कहता रहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक दिन की बात है, सुंदरी ने रिंगाले के पात्र में रखे उन्हीं तिलों को देखा। वह थोड़े सील से गए थे। उसने सोचा मौसम साफ है, क्यों ना इन्हें आज थोड़ी धूप लगा दूं। उसने आंगन में उन तिलों को सुखाने के लिए फैला दिया। बैसाखी कलेऊ करके खेत पर चला गया था। 3-4 घंटों तक अच्छी धूप खिली रही। अचानक मौसम बदला, बारिश शुरू हो गई। इस बीच सुंदरी पशुओं के लिए घास लेने जंगल चली गई थी। वह जब घर पहुंची तब तक तिल भी भीग चुके थे। घास का गट्ठर उसने पशुओं को बांधने के स्थान पर रखा तथा जल्दी जल्दी तिलों को कमरे में लाई। पानी में भीगने से तिल थोड़ा बढ़ गए थे। सुंदरी ने उन तिलों को पाथे से नापा तो तिल 7 पाथे से भी अधिक निकले। उसे आश्चर्य हुआ। सुंदरी ने दूसरी बार नापा तो भी तिल उतने ही निकले। सुंदरी तिलों के बढ़ जाने से बहुत चकित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि तिल कैसे बढ़ गए। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला उसके घर आई। उसने सुंदरी को गुमसुम सा देख पूछा, सुंदरी गुमसुम सी क्या सोच रही हो? सुंदरी ने बुजुर्ग महिला से कहा, मामी तिल सुखाने डाले थे, इस बीच वर्षा आई और वे भीग गए। उन्हें पाथे से नापा तो ज़्यादा हो रहे हैं। मामी ने सुंदरी को समझाया कि तिल सूखने से कम हो जाते हैं तथा भीगने से बढ़ जाते हैं। सुंदरी को अब तक यह जानकारी नहीं थी। आज उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से बार बार यही वाक्य निकल रहे थे, मेरा कर्मा सच्चा था, मेरा कर्मा सच्चा था। सुंदरी पश्चाताप की अग्नि में इतनी जली कि बेहोश हो गई।
बुजुर्ग महिला ने पानी के छींटे मारे, लेकिन सुंदरी को होश न आया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। गढ़वाल के लोगों का मानना है कि सुंदरी एक सुंदर पक्षी का जन्म लेकर आज भी वर्षा ऋतु में अपनी गलती पर पश्चाताप करती हुई कहती है, हे पुत्र तू सच्चा था, हे पुत्र तू सच्चा था, तू सच्चा था। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।